ठंड में गरीब बहू का स्त्री ऑमलेट। कहाँ हो सब, नाश्ता तैयार है। वाह भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बनाया आज नाश्ते में? आज मैंने तुम सबका मनपसंद नाश्ता बनाया है, ऑमलेट और ब्रेड। वाह मम्मी, गर्मा गर्म ऑमलेट और ब्रेड। आज तो मैं 2 ऑमलेट खाऊंगा। ठीक है बाबा, तुम 2 ऑमलेट खा लेना। वाह बहू, तेरे हाथ का गर्मा गर्म ऑमलेट खाकर तो मजा ही आ गया। इस कड़ाके की ठंड में कुछ खाने को मिले या ना मिले, तेरे हाथ का ऑमलेट मिल जाए बस यही काफी है। अमृता, आज तो तुम मेरे लंच में भी ऑमलेट ही पैक कर दो। ठीक है जी, मैं भी ऑमलेट बनाकर आपका लंच पैक कर देती हूँ। अमृता को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था, जिसके चलते अमृता बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिसमें वो सबसे अच्छा ऑमलेट बनाती थी। अमृता के हाथ का ऑमलेट उसके ससुराल वालों को काफी पसंद था। अमृता का पति केशव एक इलेक्ट्रीशियन होता है, वहीं अमृता की सास मनोरमा गांव भर के लोगों के कपड़े इस्त्री करने का काम करती थी। अमृता चलो, मैं चलता हूँ। आपको याद है ना, कल मनन के स्कूल की फीस जानी है और माँ जी की दवाइयाँ भी आनी है। घर में बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके हैं, ऊपर से दिन पर दिन ठंडी बढ़ती जा रही है और किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं है। अमृता, मैं जानता हूँ 2 दिन बाद मेरी सैलरी मिलने वाली है। सैलरी आते ही हम सभी लोग जाकर अपने लिए गर्म कपड़े खरीदेंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। केशव, आज जाने से पहले जो तीसरी गली में बिजली का खंभा है ना, उसकी थोड़ी वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक करते जाना। ठीक है मालिक। अपने मालिक के कहे मुताबिक केशव बिजली के खंभे के पास जाता है और सीढ़ियों के सहारे खंभे पर चढ़कर वायरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने लगता है कि तभी अचानक केशव गलती से एक कटी हुई बिजली के तार को छू लेता है, जिससे केशव को एक जोरदार झटका लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आसपास के मौजूद सभी लोग केशव को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखिए, आपके पति तो ठीक है, लेकिन बिजली के झटके की वजह से उनके पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं। अब ऑपरेशन से ही उनके पैरों की नसों को खोला जा सकता है। ऑपरेशन में लगभग 2 लाख का खर्चा आएगा। जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक वो कभी चल नहीं सकते। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ये सब तुझे मेरे ही बेटे के साथ करना था। हे भगवान, मेरा बेटा। माँ जी, संभालिए खुद को, हम जल्दी ही उनको ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन कैसे भाभी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर लेंगे। केशव के साथ हुए हादसे की वजह से घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। केशव के अपाहिज होने की वजह से घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था और अब धीरे धीरे मनोरमा का स्त्री का काम भी बंद होने लगा था, जिससे अब घर में खाने की किल्लत शुरू हो जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, अपने हाथों से गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर खिला दो ना। बेटा, घर में सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं रखा है। बस सूखी रोटी ही दे दो, कम से कम थोड़ी तो भूख शांत होगी। अपने बेटे की बात सुन अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चूल्हे पर सूखी रोटी सेक कर नमक के साथ अपने बेटे को खिलाती है और थपकी देकर उसे सुला देती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। काकी, ये उनकी पैंट शर्ट है, जरा इन्हें इस्त्री कर दीजिए, इन्हें काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। ठीक है पायल बिटिया, तू जा, मैं थोड़ी देर में कपड़े इस्त्री करवा कर तेरे घर ही भिजवा दूंगी। ठीक है काकी। वैसे अमृता, जो तुम ऑमलेट बनाती हो तो मुझे उसकी रेसिपी बता सकती हो? वो क्या है ना, ठंड में इन्हें ऑमलेट खाना काफी पसंद है, इससे उनके शरीर में गर्माहट रहती है। मैं तो इतना अच्छा ऑमलेट बनाती नहीं, तो सोचा तुमसे ही पूछ लूं। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी प्याज और थोड़े मसाले से ही मैं ऑमलेट बनाती हूँ, तुम भी ऐसे बना लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। पायल के जाते ही अमृता कहती है, माँ जी, पायल की वजह से मेरे मन में पैसे कमाने की एक तरकीब सूझी है। ठंड का मौसम है और लोग ज्यादातर ठंड में अंडे ऑमलेट यही सब खाते हैं। क्यों ना मैं भी ऑमलेट का ठेला लगा लूं? ठंड में ऑमलेट ज्यादा भी बिकेंगे और कमाई भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन भाभी, ये इतना भी आसान नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम ऑमलेट का ठेला लगा सके। गैस भी आजकल काफी महंगी हो गई और बढ़ती ठंड की वजह से लकड़ियों की भी कीमत बढ़ने लगी है। कोयल बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, ऐसे में ऑमलेट का ठेला लगाना हमारे लिए किसी रेगिस्तान के रेत में से सुई ढूंढने के बराबर मुश्किल होगा। अपनी सास और नंद की बात सुन अमृता भी सोच में पड़ जाती है कि तभी अमृता की नजर अपनी सास की स्त्री पर जाती है।
जिससे वो कपड़ों को इस्त्री कर रही होती है। माँ जी, हमें ऑमलेट का ठेला लगाने के लिए ना ही गैस की जरूरत है और ना ही लकड़ियों की। हम इस्त्री से ही ऑमलेट बना सकते हैं। इस्त्री गर्म होने के बाद हमारे लिए किसी गर्म तवे का ही काम करेगी। अमृता की बात सुन मनोरमा, कोयल अमृता को एक टक देखने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी अमृता की बात सही लगती है। जिसके बाद अगले दिन होते ही अमृता अपने ऑमलेट का ठेला लगाती है और अपनी सास की इस्त्री पर ऑमलेट बनाने लगती है। जरा गर्मा गर्म एक ऑमलेट तो बनाना। जी साहब, बस 5 मिनट, मैं अभी गर्मा गर्म ऑमलेट बना देती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो गैस और चूल्हा दोनों ही नहीं है, तो तुम ऑमलेट कैसे बनाओगी? अमृता इस्त्री को गर्म करने लगती है। इस्त्री जैसे ही गर्म होती है, अमृता उस पर अंडे का गोल डाल देती है और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ऑमलेट बनकर तैयार हो जाता है। ये लीजिए साहब, खाकर बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, ये तो खाने में बड़ा ही मजेदार है, ऊपर से इतना हेल्दी भी है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। एक काम करो, मेरे लिए एक और ऑमलेट बना दो। जी साहब। यूं तो गांव में ऑमलेट बनाने वाले बहुत थे, लेकिन अमृता जिस तरह से कपड़ों की इस्त्री पर ऑमलेट बनाती थी, उसे देखकर सारे कस्टमर अब सिर्फ अमृता के ठेले पर ही ऑमलेट खाने के लिए आया करते थे। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सो गाइस, देखिए यहाँ पर ये बहन जी कैसे कपड़े इस्त्री करने वाली इस्त्री के ऊपर ऑमलेट बनाकर यहाँ के सभी कस्टमर्स को खिलाती हैं, और यहाँ के सभी कस्टमर्स को इनके यहाँ के ऑमलेट खाना बेहद पसंद है। तो आइए जानते हैं इसके रिव्यूज के बारे में। तो सर, आप हमें बताइए, ये ऑमलेट खाने में आपको कैसा लगा? ये ऑमलेट तो खाने में बड़ा ही मजेदार है। एक खाने के लिए आता हूँ, 4-5 खाकर चला जाता हूँ। मेरे बीवी बच्चों को भी यहाँ के ऑमलेट काफी पसंद है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप फोन रखिए और यहाँ के गर्मा गर्म ऑमलेट का मजा लीजिए। देखा गाइस आपने, अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे ये इस्त्री ऑमलेट ट्राई करना चाहिए। चलिए, अब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमृता के इस्त्री पर ऑमलेट बनाने की आइडिया की वजह से कई लोगों ने अमृता के ठेले की वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल कर दी थी, जिससे अब कई लोग इस वीडियो को देखकर अमृता के ठेले पर इस्त्री पर बना ऑमलेट खाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन, क्या आप ही अमृता जी हैं जो इस्त्री पर ऑमलेट बनाती हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? जी, मेरा नाम संजय सिंघानिया है। मेरे होटल के कई शेफ और स्टाफ आपके यहाँ से इस्त्री ऑमलेट खाकर गए थे, और मैंने सोशल मीडिया पर भी आपकी कई सारी वीडियोस देखी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे होटल में एज अ शेफ काम करें। क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगी? अमृता संजय के 5 स्टार होटल में इस्त्री पर ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने साथ कई लोगों को भी इस्त्री पर ऑमलेट बनाना सिखाती है। धीरे धीरे अब अमृता के गांव के साथ साथ शहर में भी वो फेमस होने लगती है। इससे अमृता के गरीबी के दिन मिटने लगते हैं और वो जल्दी अपने पति का इलाज करवा देती है। अमृता का पति केशव पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसके बाद अब दोनों अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। गरीब 2 सहेलियों का टिफिन बिजनेस। बेटा, मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं माँ, मैं अपनी सहेली शिखा के लिए खुद अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी। आप जानती हो ना, शिखा जब भी क्लास में टॉप करती है तो मैं ही उसके लिए कुछ न कुछ मीठा बनाती हूँ। महक जल्दी से चूल्हे पर हलवा बनाती है और अपनी सहेली शिखा के लिए उसे घर ले जाती है। महक, तुमने तो बहुत टेस्टी हलवा बनाया है। मुझे तो लगता है तुम बड़ी होकर कोई बड़े से होटल की शेफ बनोगी, और तुम बड़ी होकर जरूर डॉक्टर बनोगी। वो तो है। चलो अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। तुमने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो तुम मुझे पोहा बनाना सिखाओगी, और इसके बदले मैं तुम्हें मैथ्स में हेल्प करूंगी। हाँ बाबा, मुझे सब याद है। चलो मैं तुम्हें पोहा बनाना सिखाती हूँ। महक और शिखा दोनों ही एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं। जहाँ शिखा पढ़ने में अच्छी होती है, वहीं महक खाना बनाने में तारीफ काबिल होती है। वहीं एक तरफ शिखा से पढ़ाई के बारे में भी सीखती है और शिखा महक से खाना बनाने के बारे में ऐसे ही सीखती रहती है और साल गुजरते हैं और आज दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अरे ममता बहन, ये अभी तक माता रानी का प्रसाद बना या नहीं? उनके भोग का समय हो गया है। महक, शिखा सुबह से ही माता रानी के भोग में लगे हुए हैं, अब तक तो बन गया होगा। हाँ माँ, सही कहा आपने, बन गया माता रानी का भोग का प्रसाद। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। महक बेटा, शिखा तू कब महक की तरह खाना बनाना सीखेगी? सीख जाऊंगी माँ, अब चलो वरना पूजा के लिए लेट हो जाएगा।
दोनों सहेलियां अपने अपने परिवार के साथ जाती हैं और माता रानी की पूजा करती हैं। अब दोनों सहेलियों की उम्र शादी के लायक हो गई थी, जिसके चलते दोनों के माता पिता अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता तय कर देते हैं। महक, कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारा और मेरा ससुराल अगल बगल में होता, या हम एक ही घर में शादी कर लेती, फिर तो हम खूब मस्ती करती। मैं भी यही सोचती हूँ। अब देखो ना, मेरा ससुराल गांव में और तुम्हारा ससुराल शहर के पास, लेकिन मैं फिर भी तुमसे महीने में एक बार मिलने तो जरूर आया करूंगी। हाँ, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। समय गुजरता है, दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। गरीब परिवार में होने की वजह से दोनों सहेलियों की शादी भी गरीब परिवार में होती है। जहां महक का पति फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, वहीं शिखा का पति एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या करूं शिखा, 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन कोई ग्राहक है कि दुकान पर आता ही नहीं है। सभी लोग शहर में बने बने बड़े मॉल में जाकर सामान खरीदने लग गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब क्या करेंगे जी? इस दुकान के अलावा तो हमारे पास कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा शिखा। किरण भी बड़ी हो रही है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। न जाने सब कैसे होगा। टाइम के साथ सब मैनेज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या, आज भी सिर्फ 50 रुपए कमाए हैं आपने? क्या करूं महक, जहां मैं खेती करता हूं वो खेत भी अपना नहीं है। सेठ के यहाँ खेती करने पर सभी मजदूरों को सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं। अगर मैंने पैसे बढ़ाने की बात सेठ से करो भी तो सेठ काम से निकालने की धमकी दे देता है। और तुम तो जानती हो, गांव में रोजगार ना के बराबर ही होता है। आप जानते हैं ना, माँ जी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। इतने में तो उनकी 2 दिन की दवाई भी नहीं आ पाएगी। बहू तू टेंशन मत ले, अब तो मेरी वैसे भी उम्र हो चुकी है। मैं ये दवाई खाकर क्या करूंगी? जा, तो इन पैसों से जाकर आटा, चावल, दाल वाल ले आ। साथ ही हम सब के लिए 2-2 रोटी हो जाएगी तो खा लेंगे। दोनों ही सहेलियों का अपने अपने ससुराल में एक ही जैसा हाल होता है। महक शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकती थी। लेकिन शिखा पढ़ने लिखने में अच्छी होने की वजह से शहर जाकर कई जगहों पर नौकरी की तलाश करती है। लेकिन शिखा को हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। आज भी कहीं काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिला ना, तो ऐसे कैसे हमारा परिवार चलेगा, घर चलेगा? अरे, ये सभी लेबर्स कहाँ जा रहे हैं? ये मजदूर तो इस फैक्ट्री में लग रहे हैं। सुनिए बहन जी, आप सभी लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे खाना खाने का समय है। सुबह तो इतना समय होता नहीं है कि हम लोग अपना खाना बनाकर खा लें, इसलिए हम मदनपुर खाना खाने के लिए जा रहे थे। लेकिन मदनपुर तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। आप लोग रोज इतनी दूर खाना खाने के लिए जाते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ठेला या ढाबा ही नहीं है। लेबर की बात सुनकर शिखा के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो जल्दी से अपनी सहेली महक के ससुराल पहुंच जाती है। शिखा, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ यार, तुझसे मिलने का मन किया तो चली आई। और बता, घर में सब कैसा चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये रोज सिर्फ 50 रुपए ही कमाते हैं और आज के समय में 50 रुपए में घर का गुजारा चलाना तो नामुमकिन है। मेरा भी यही हाल है। इनकी भी दुकान ज्यादा नहीं दे रही है। इसके बारे में मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। शिखा महक को उन सभी लेबर्स के खाने के बारे में बताती है। इसीलिए मैं सोच रही थी, क्यों ना तुम और मैं मिलकर ठेले का काम शुरू करें। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और मैं हिसाब में बहुत अच्छी हूँ। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे दोनों को ही बेनिफिट होगा। तुम्हारी तरकीब तो सच में बहुत अच्छी है। हम जरूर ये काम करेंगे। जिसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर शहर में बनी फैक्ट्रियों के पास अपने खाने का ठेला लगाती हैं। जहां एक तरफ महक अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है, वहीं शिखा ठेले पर आ रहे सभी ग्राहकों के पैसों का हिसाब करती है। जब से आप लोग यहाँ पर आए हैं तब से हमें कहीं दूर खाना खाने के लिए जाना नहीं पड़ता। ऊपर से आप औरों के हिसाब से कम दाम में इतना अच्छा खाना देती हैं। क्या आप ही है जो 30 रुपए पर प्लेट यहाँ की सभी फैक्ट्रीज के लेबर्स को खाना देती हैं? जी, मेरी फैक्ट्री में 80 मजदूर हैं। आपको इन सभी मजदूरों के लिए रोज 80 टिफिन बनाने होंगे और फैक्ट्री में भिजवाने होंगे। 80 मजदूर और एक मजदूर का टिफिन का 30 रुपए का है। महीने में 4 छुट्टियां होती हैं। अगर 26 दिन भी रोज 80 मजदूरों का 30 रुपए के हिसाब से टिफिन देंगे तो महीने का 62,400 का हमें मुनाफा होगा। जी जी, क्यों नहीं, आप लड़का भिजवा दीजिए। ये आप रोज कीजिएगा। हम रोज समय से आपको फैक्ट्री में टिफिन भिजवा दिया करेंगे। शिखा और महक को अब धीरे धीरे दिन पर दिन तरक्की मिलती जा रही थी, जिससे उनकी परेशानी भी अब कम होने वाली थी। मेरी फैक्ट्री में 1000 मजदूर हैं, लेकिन मेरी फैक्ट्री यहाँ से दूर है। आपको सभी मजदूरों के लिए रोज टिफिन पैक करना होगा। क्या आप रोज 1000 टिफिन पैक कर पाएंगी?
आप उसकी फिक्र मत करिए, हम 1,000 तो क्या 2,000 टिफिन भी पैक कर देंगे। महक, मेरी तरकीब कितनी अच्छी थी, इससे हम दोनों का कितना फायदा हो रहा है और हमारे साथ साथ इन मजदूरों को भी। वो तो है, देखना वो दिन ही दूर नहीं जब पूरे शहर में हमारा नाम होगा। सिर्फ 8 से 9 महीने के अंदर ही दोनों सहेलियों को इतना मुनाफा होता है कि अब वो एक मामूली ठेला छोड़कर किराए पर दुकान ले लेती हैं और अपने साथ 2 से 3 लोगों को भी काम पर लगा लेती हैं। हम लोगों को अपने बेटों पर गर्व होता है, हमें तो अपनी बहू पर गर्व हो रहा है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है, जो हमारे बेटों से ज्यादा हमारा इतना ख्याल रखती हैं। सही कहा इन्होंने। कौन कहता है कि घर सिर्फ बेटे ही चला सकते हैं? अगर बहू अपने पर उतर आई तो वो अपने पतियों से भी अच्छा घर चला सकती है। तुम दोनों ने आज ये साबित कर दिया कि औरत किसी से कम नहीं होती। ये सब तो बस आप लोगों की दुआ और आपकी साथ के जरिए ही हो पाया है। सिर्फ 2 सालों के अंदर महक और शिखा का टिफिन बिजनेस आसमान छूने लगा था। दोनों सहेलियां पूरे शहर में हर एक कंपनी और फैक्ट्री में अपने टिफिन सप्लाई करती थी और अपने साथ साथ इन्होंने कई बेसहारा औरतों को भी अपने होटल और रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया, जिससे आज ये दोनों सहेलियों को पूरा शहर जानता है और हर कोई इनकी तारीफ करता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसान अपनी समझदारी और मेहनत से जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है।